नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपना आप रिसर्च खुद करें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको इन स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ और आज के वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि ये कंपनीज करती क्या है, इन कंपनीज में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और इन कंपनीज के प्रोडक्ट क्या क्या हैं और कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी से, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं जो कि आने वाले 5-10 सालों में अच्छा कर सकती हैं या अच्छा करेंगी। लेकिन इनका स्टॉक अच्छा करेगा कि नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर्ड इन है। तो आपको ये खुद देखना है कि जो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है क्या वो रीजनेबल है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। लेकिन अगर आप 5 या 10 साल के लिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा। दोबारा से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बिजनेसेस की जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, जिनके स्टॉक के को आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेना ना लेना आपके ऊपर है। तो जैसा कि मैं डिस्क्लेमर भी यहाँ पे आपके लिए डाल देता हूँ कि दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो आपको अपना रिसर्च खुद करना है और उसके हिसाब से ही आपको शेयर खरीदना है या बेचना है या जो भी आपको करना है वो आपके ऊपर है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए और आपको बताने के लिए कि ये 5 बिजनेसेस क्यों अच्छा कर सकते हैं और ये 5 बिजनेसेस करते क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस है वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस, जैसा कि आप सबको पता है कि एक कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में है, जो कि पर्सनल लोन्स और कोई भी अगर आप ई एम आई पे सामान खरीदने जाते हैं तो उस सब के लिए आप बजाज फाइनेंस यूज़ करते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बजाज फाइनेंस खुद भी यूज़ करते होंगे और उन्हें पता होगा कि इनकी सर्विस कैसी है और कितनी जगह पे ये अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3700 से ज़्यादा लोकेशंस हैं। लगभग 70 मिलियन, यानी 1 मिलियन हो गया 10 लाख, तो 70 मिलियन हो गया लगभग 7 करोड़ कस्टमर्स हैं बजाज फाइनेंस के। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है वो 1.5 लाख से ऊपर हैं। 43,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। और जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो कंज्यूमर लैंडिंग, पर्सनल लोन। उसके बाद कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स भी लेती है, जिसके जिसके ऊपर वो पब्लिक को इंटरेस्ट देती है, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाती है। उसके बाद कंपनी रूरल लैंडिंग में भी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। उसके बाद एसएमई लैंडिंग, कमर्शियल लैंडिंग। तो कंपनी जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको भी पैसा जो है वो लैंड करती है। और उसके बाद पार्टनरशिप एंड सर्विसेज। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें उनकी प्रोडक्ट रेंज कितनी ज़्यादा, तो डाइवर्सिफिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट में। तो इसमें होता क्या है इस डाइवर्सिफिकेशन से, कि अगर सपोज कंज्यूमर लैंडिंग में स्लो डाउन है तो कंपनी किसी और प्रोडक्ट को बेच के अपना जो है जो लोन बुक है उसको बढ़ा सकती है। मे बी अगर रूरल में स्लो डाउन है तो हो सकता है पर्सनल लोन में तेजी हो, अगर पर्सनल लोन में स्लो डाउन है एसएमई लैंडिंग में तेजी हो, अगर इसमें भी स्लो डाउन है हो सकता है कमर्शियल लैंडिंग में थोड़ी तेजी हो। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ऑफर कर सकती है और अपनी जो उनकी जो लोन बुक है उससे बढ़ा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसके लिए, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। वहीं अगर आप हाउसिंग कंपनी को देखें तो अगर वो एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो कि हाउसिंग है, तो अगर उसमें स्लो डाउन है तो कंपनी को अपनी सेल्स और अपने लोन बुक को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ ही साथ जब स्लो डाउन होता है तब डिफॉल्ट्स होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो दोनों तरीके से कंपनी को दिक्कत आती है। वहीं जो बजाज फाइनेंस है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लेंडर है, तो इसको ऐसी कोई दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम है। और इसका हम पास में भी हमने देखा था, बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा किया पिछले 15 से 20 सालों में। कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर को 150 गुना से ऊपर का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए कि अब पिछले 16 साल का CAGR अगर हम देखें इनका, तो 36% का है। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है वो 36% का CAGR है। हर साल 36% से इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ग्रो किया है। उसके साथ अगर हम पैट का CAGR, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR देखें, वो 52% का है पिछले 16 साल का CAGR।
ये 1 2 या 5 साल का नहीं है, लेकिन पिछले 16 साल का है। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी की क्वालिटी क्या है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 25% का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसका जो मतलब 15-16% से ऊपर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, तो वो जो कि वो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट जो एडिशन है कस्टमर का वो है 11.6 मिलियन, हाईएस्ट एवर जो है इन्होंने कस्टमर्स ऐड किए हैं करंटली रिसेंटली। उसके बाद अगर आप इनके नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो लगभग 28,846 करोड़ की है। ग्रॉस एनपीए देखिए 1% से कम के ग्रॉस एनपीए, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसी भी लैंडिंग बिजनेस को। अगर आप देखते हैं तो आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी जो लोन दे रही है उसको रिकवर कर पा रही है कि नहीं। तो अगर जिस भी लैंडिंग बिजनेस का ये रेशियो कम होगा, जनरली 1% से कम, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कि क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है कंपनी की। चलो क्रेडिट रेटिंग को तो आप छोड़ो इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि 35 मिलियन से ज़्यादा हैं जो यूज़र्स वो उनकी ऐप का यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है कंपनी। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, उसको अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जिससे कि कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कुछ जो की मैट्रिक्स हैं कंपनी के, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी भी लैंडिंग बिजनेस में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होते हैं। और जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है वो 5% का है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23.5% की है। तो लैंडिंग बिजनेस में कोई भी एनबीएफसी अगर वो 18 19 या 20% से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी करते हैं तो वो एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। क्योंकि लैंडिंग बिजनेस में एनपीएस का काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना होता है। उसके साथ साथ ग्रो करने के साथ साथ अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी बजाज फाइनेंस का पिछले 10-15 सालों का देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। और इन फ्यूचर भी चांसेस ये हैं कि जो लैंडिंग बिजनेस है वो अच्छा करेगा इनका, क्योंकि इनको रिस्क मैनेज करना आता है, इनके पास डाटा है काफ़ी ज़्यादा। तो जिसकी वजह से कंपनी को पता है कि कौन से एरिया में जो लोन्स हैं वो कस्टमर इजीली वापस कर देते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा डिफॉल्ट होते हैं, या कौन से तरीके के कस्टमर ज़्यादा डिफॉल्ट करते हैं। तो उस सब का डाटा कंपनी के पास है। तो उस वजह से कंपनी के पास एक अपर हैंड है अपने कंपटीटर्स के ऊपर। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस जो है पिछले 15 सालों से एनबीएफसी स्पेस में लाइक लीडर है, मार्केट लीडर है। और इन फ्यूचर भी चांसेस यही है कि ये मार्केट लीड करता रहेगा। लेकिन उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर हैं बजाज फाइनेंस के, कि बजाज फाइनेंस इनटू अ लैंडिंग बिजनेस, सो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम बोरोवर। तो डिफॉल्ट का चांस तो हर एक लैंडिंग बिजनेस में रहता ही रहता है। लेकिन उसका ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। तो कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट है वो रेट इन फ्यूचर हो सकता है कम ही रहे। और बजाज इज गोइंग इनटू हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज ने पास्ट में कंज्यूमर लैंडिंग की है, पर्सनल लोन लैंडिंग की है, जिसमें जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी हाई है, मार्जिन काफ़ी हाई है। कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई चार्ज कर सकती है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आप बड़े अमाउंट पे लोन ले रहे हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली हाउसिंग फाइनेंस में लाइक बहुत ही केयरफुली कोई भी कस्टमर जो होता है वो हाउस को सेलेक्ट करके उसके बाद उसके लिए मॉर्गेज जो लेंडर है वो उसको ढूंढता है। क्योंकि अगर उसको कहीं भी आधा % भी कम मिलेगा तो वो उस लेंडर के पास जाएगा, क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो डाइल्यूट हो सकता है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी खराब तो नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी वैल्यूएशन है आज वो ये लगभग 7 से 8 टाइम प्राइस टू बुक बिकता है। तो वो थोड़ा कम हो सकता है 5 टाइम्स प्राइस टू बुक आ जाए लो आरओई की वजह से। जो कि आज इसकी 23-24% की आरओई है, वो हो सकता है इन फ्यूचर 20 से 21% की रह जाए, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता है उसके कंपैरिजन में अगर आप 20% के आरओई देखें तो वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हो सकता है वैल्यूएशन इन फ्यूचर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो वही से ज़्यादा ही होगा। हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस का 48,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो यहाँ से 20 25 30% का ग्रो करना लंबे टाइम के लिए कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के लिए
पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है बड़े बेस पे। यहाँ पे आप देखें, अगर 18,000 करोड़ का भी बेस छोटा नहीं, उसके बाद 26,000 करोड़ पहुंचे, यहाँ पे फ्लैट रही क्योंकि कोविड आ गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 31,000 करोड़, 26,000 करोड़ से फिर 31,000 करोड़ का जंप, फिर लगभग 42,000 करोड़ का जंप, फिर 48,000 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी ने बड़े बेस पे भी ग्रोथ दिखाई है। तो चांस ये है कि इन फ्यूचर भी कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। उस वजह से जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा की रिस्क है बजाज में इस टाइम। तो यहाँ पे आप ये देखिए, करंट रेवेन्यू बेस जिसकी हम बात कर रहे हैं एंड प्रॉफिट आर लार्ज, सो इट विल बी चैलेंजिंग टू ग्रो एट 25% काइंड ऑफ रन रेट। तो जो कि पास्ट में बजाज का 20-25% का कंसिस्टेंट ग्रोथ था, वो हो सकता है 15, 16, 17, 18% के आसपास आ जाए। जैसा कि हमने HDFC बैंक के केस में भी देखा, जो कि पास में काफी तेजी से ग्रो करता रहा है, लेकिन क्योंकि उसका बेस अब बहुत बढ़ गया है तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो गई है। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो की रिस्क मुझे इसमें लगता है वो है इसकी वैल्यूएशंस। तो 8 टाइम प्राइस टू बुक बिक रहा है बजाज फाइनेंस, और बेस काफी बड़ा हो गया, तो यहाँ से ग्रोथ स्लो डाउन भी हो सकती है। उसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में जा रहा है, उसकी वजह से ROE कम हो सकता है, और जो उसके मार्जिन है वो भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो वैल्यूएशन है वो सबसे बड़ा की रिस्क है। वहीं अगर हम इसकी पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल काफी ज्यादा है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है भारत में। कंज्यूमर जो भी लैंडिंग बिजनेस है वो काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो उस वजह से ग्रोथ जो पोटेंशियल है, जो रनवे ऑफ ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा है बजाज फाइनेंस के लिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना कि आपको बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो ये था हमारा बजाज फाइनेंस का एनालिसिस। और अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रीज। टाइटन इंडस्ट्रीज के भी जो प्रोडक्ट है वो आप में से काफी लोगों ने यूज किए होंगे। टाइटन की वॉचेस हो गई, सोनाटा की वॉचेस हो गई। आपके घर में अगर आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, तो उन्होंने तनिष्क की ज्वेलरी भी यूज की होगी। उसके तो ये सब टाइटन जो है, टाइटन कंपनी ये सब चीजें मैन्युफैक्चर करती है। तो टाइटन, ये देखिए, आप देखिए, टाइटन is a prominent player in lifestyle industry, has earned a well-deserved reputation in its commitment to exceptional quality. With steadfast dedication, Titan has established itself as a leader in an extensive range of brand across different diverse categories. तो काफी डिफरेंट कैटेगरीज में टाइटन ने अपने ब्रांड्स को जो है वो स्टेब्लिश किया है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, ज्वेलरी में है, वॉचेस में है, आईवेयर में है, फ्रेग्रेंस में है, फैशन एसेसरीज में है, इंडियन जो ड्रेसेस है वो बनाता है वुमेन्स के लिए। हुआ था। उसके बाद इसके ऑपरेशंस जो है जॉइंट वेंचर द स्टीम विद द स्टीम टाटा ग्रुप एंड द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये दो ग्रुप्स के बीच में एज अ जॉइंट वेंचर ये शुरू हुआ था कंपनी 1984 से। तो ये टाटा ग्रुप की जब सिंबल लग जाता है किसी भी कंपनी में, तो आपको पता ही है कि वो फिर कंपनी का चांसेस ये हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा ही करेगी। तो टाइटन जो है वो इन फ्यूचर अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि रनवे ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। जो इसका मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है वो ज्वेलरी से आता है। तो ज्वेलरी जो है वो, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर देखें तो आज भी काफ़ी कम परसेंटेज है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यानी कि लोकल हमारे जो सुनहरे होते हैं उनसे ही ज़्यादातर लोग लेते हैं जाके सोना। और उसमें कई कई जो लोकल जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो दिक्कत भी करते हैं। यानी कि आपको अब बोल के कि ये 24 कैरेट का गोल्ड है, आपको कम कैरेट का गोल्ड भी बेच देते हैं। तो उस वजह से जो टाइटन के चांसेस हैं इन फ्यूचर ग्रो करने के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यार देखिए, आप यहाँ पे इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है जिनकी मैंने बात की, वॉचेस में है, ये ज्वेलरी में है, फ्रेग्रेंसेस में है, आई वेयर, उसके बाद इंडियन ड्रेसेस और फैशन एसेसरीज, सब में ये ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इनके ब्रांड्स देखें, अगर ज्वेलरी में हम, तो जोया है, तनिष्क है, इनके पास मिया है, तो ये सब इनके ब्रांड जो है वो ज्वेलरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम वॉचेस में इनके देखें तो टाइटन है इनके पास, सोनाटा है, फास्ट ट्रैक इनके अंडर आता है, ये जूप इनके अंडर आता है। तो ये सब ब्रांड्स इनके अंडर आते हैं। तो आईवेयर में भी फास्ट ट्रैक है, और टाइटन आई है, ग्लेयर्स है, तो ये सब इनके पास आते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका भी लाइसेंस लिया हुआ है ऑपरेट करने के लिए। जैसे टॉमी हिलफिगर में टॉमी हिलफिगर हो गया, पुलिस वॉचेस हो गया, एनी क्लीन हो गया, कोच जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, उनका भी इनके पास राइट है। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट ब्रांड के साथ ऑपरेट करते हैं, जिससे कि एक एक प्रोडक्ट या एक सेक्टर पे डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाता है इनका। लाइक एक कोई भी एक उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा इनका जो
जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी के बिजनेस से आता है। मेजोरिटी जो इनका रेवेन्यू है मेरे ख्याल से 50-60% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी बिजनेस से आता है, और ज्वेलरी बिजनेस इन फ्यूचर भी अच्छा करेगा इनका। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो लगभग FY23 में इन्होंने 38,500 करोड़ का रेवेन्यू किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन करंट जो है वो लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। 404 टाउन में प्रेजेंस है इनकी, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल है इनका अभी भी, कि अभी भी बहुत मतलब कंप्लीटली पेनिट्रेटेड नहीं है, तो और इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स जो अगर हम देखें इनके, तो 2700 नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के पास, 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के। तो ये देखिए रिटेल जो इनका टोटल स्क्वायर फीट है रिटेल का, वो 3.5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट है कंपनी के पास एरिया रिटेल के लिए। अब अगर हम बात करें कि कंपनी के जो की रिस्क हैं, तो कंपनीज प्रोडक्ट्स आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर, सो इफ द इकोनॉमी स्लोज डाउन फॉर अ वाइल डिमांड माइट आल्सो स्लो डाउन फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि रिसेंट टाइम में जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो इसमें जितने भी डिस्क्रिशनरी सामान बनाने वाली बेचने वाली कंपनीज हैं उन सबकी जो सेल्स है वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुई है। और इन फ्यूचर भी अगर स्लो डाउन रहता है इकोनॉमी में, तो कोई भी ज्वेलरी खरीदने नहीं जाता। ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन एज अ लाइक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कि आप घर के लिए कोई ब्रेसलेट खरीद रहे हो या कोई और डायमंड का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो वैसी चीजें नहीं खरीदता कोई भी। तो डायमंड से इनका जो मार्जिन है वो काफी हाई है, गोल्ड बिजनेस में इनके मार्जिन काफी थिन है, तो जो इनकी मेन कमाई है वो डायमंड बिजनेस से भी काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमेशा कम होती है, तो उस वजह से इनके जो अदर दूसरे सेगमेंट्स हैं, आप वॉचेस ले लीजिए, आप आईवेयर ले लीजिए, या आप कोई फैशन एसेसरीज ले लीजिए, तो वो सब भी उनकी भी बिक्री जो है वो काफी कम हो जाएगी, हो सकती है। तो similar to Bajaj Finance, valuations are very high. If anything goes wrong with the business, we might see a sharp decline in the share price due to PE de-rating. तो करंट जो PE है कंपनी का वो 80 से ऊपर का है। अब इसके भी हम नंबर्स देख लेते हैं जाके स्क्रीनर पे। तो अगर हम टाइटन यहाँ पे सर्च करें, टाइटन इंडस्ट्री, टाइटन कंपनी, तो अब जो मार्केट कैप है पिछले 6-8 महीनों में वो बढ़ा है, जैसा कि मैंने वो डेटा की एनुअल रिपोर्ट 2023 की से लिया था, जिसमें 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, जो कि अब बढ़ के 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। और जो इसका स्टॉक का पीई रेशियो है वो 93 पे चल रहा है। हालांकि आरओई बहुत अच्छा है 30% का, आरओसी 25% का है, लेकिन अगर आप देखें पीई रेशियो तो 93 का है। तो यानी कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अच्छा ही करेगी। अब अगर उस पर कंपनी खरा नहीं उतरती, ग्रोथ में स्लो डाउन आता है, या कोई नया कंपटीशन आ जाता है, या फिर कोई भी वजह से कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से इसका स्टॉक प्राइस काफी बुरे से तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। अब अगर हम देखें तो ग्रोथ तो है, देखिए अब पिछले 2 क्वार्टर में भी जो FY23 के बाद निकले हैं, तो 10,000 करोड़ से 11,800 करोड़ की सेल पहुंची है, फिर 12,500 करोड़ की। तो ग्रोथ है, उतना तेज ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है, तो रनवे ऑफ ग्रोथ भी काफी ज्यादा है फ्यूचर में। तो मार्जिन काफी थिन है, जैसा मैंने बताया कि मार्जिन उतने ज़्यादा नहीं आप चार्ज कर सकते कस्टमर को, क्योंकि अगर आप गोल्ड कहीं पे 50,000 का मिल रहा है, तो उनका जो मेन कमाई है वो उसकी मेकिंग जो मेकिंग चार्जेस है वो उनके हाई हैं थोड़ी से, एज कम्पेयर टू जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके कंपैरिजन में। तो उस वजह से थोड़ा सा मार्जिन में ये कमा सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा ये प्ले नहीं कर सकते मार्जिन पे। तो अगर हम इनका डेट देखें इनकी बैलेंस शीट पे, तो लगभग 14,000 करोड़ का ये ज़्यादा लीज लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है 12,000 करोड़ की, तो 14,000 करोड़ का डेट भी है कंपनी पे, और 2190 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है, जो कि एक स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप रिटेल बिजनेस में है तो आपको शॉप को लीज करने के लिए उसकी जो लीज लाइबिलिटी है वो आपकी बैलेंस शीट पे शो होगी ही होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी के कैश फ्लोज में 1-2 साल नेगेटिव रहा है, लेकिन उसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो थोड़ा लंबा है, 191 डेज, और वर्किंग कैपिटल साइकिल 121 डेज का है। तो ये भी थोड़ा एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये टाटा की कंपनी है तो लोगों का ट्रस्ट है उसमें, इसी वजह से आप देखें कि उतने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी, अगर इनकी वर्किंग कैपिटल देखें वो उतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, लेकिन फिर भी 93 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत लंबा है। तो अगर आप इस वैल्यूएशन पे भी खरीद के इसे
15-20 साल के लिए रखते हैं तो आपके रिटर्न्स बनने के चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वैल्यूएशन पे खरीद के अगर इसको आप सोच रहे हैं कि 1 या 2 साल में मेरे रिटर्न बन जाएंगे, तो हो सकता है कि 3-4 साल स्टॉक साइडवेज चला जाए या थोड़ा करेक्ट भी हो जाए। तो इसलिए जब जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं तो हमें ग्रोथ के साथ साथ ये भी देखना है कि कंपनी लाइक मार्केट उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आज की डेट में जो 80 के ऊपर पी था वो 93 पे पहुंच गया है। तो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस कंपनी को लेके। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आता है तो वो कंपनी के लिए काफ़ी बुरे तरीके से कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब इसके साथ हम चलते हैं अपने बिजनेस नंबर 3 पे, जो तो हमारा बिजनेस नंबर 3 है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। तो पेप्सी के जितना भी जो आप ड्रिंक्स पीते हैं इंडिया में, तो वो सब लगभग उसमें से मेरे ख्याल से 90% जो है वो वरुण बेवरेजेस द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर पेप्सिको's second largest franchise outside US, processing rice to manufacture, distribute and sell carbonated soft drinks, fruit juice based drinks, packaged drinking water, soft drinks and energy drinks। तो ये सब जो भी पेप्सी के ब्रांड्स हैं उनको उनकी जो है उनकी बॉटलिंग करके उनको मैन्युफैक्चर करके उसके आगे मार्केट करते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पिछले कुछ समय से इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है। तो जैसा कि एफएमसीजी बिजनेस में आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एक होता है वैल्यू ग्रोथ जो कि आप प्रोडक्ट का दाम बढ़ा के ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा होता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो प्रोडक्ट का दाम तो आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप 1000 रुपए में नहीं बेच सकते। तो मेन जो ग्रोथ है वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर आप इनके वॉल्यूम ग्रोथ का सीएजीआर देखें तो 2018 से 2022 में 24% का सीएजीआर किया है इनकी वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कि हर 3 साल में वॉल्यूम डबल कर रहे हैं ये। तो जो कि बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये देखिए 31 साल से ज़्यादा पुरानी जो एसोसिएशन जो करंट प्रेजेंस है वो 27 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में है भारत में। 5 इंटरनेशनल कंट्रीज को भी कैटर करते हैं। 3 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 30 लाख से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट है इनके पास। और 90% जो है वो बेवरेजेस के जो पेप्सिको द्वारा 90% जो बेवरेजेस हैं है उनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो भारत में वरुण बेवरेज द्वारा कैटर की जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम इनकी सेल देखें तो देखिए 340 सेल्स वॉल्यूम CAGR वॉल्यूम की बात की है तो वॉल्यूम के जो केसेस हैं वो 340 मिलियन से बढ़ के 802 मिलियन तक पहुंच गए हैं 2018 से 2022 तक। उसके बाद इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन इन पेप्सिको इंडियाज बेवरेज सेल्स वॉल्यूम, ये देखिए जो कि 50% का कंट्रीब्यूशन था वो आज बढ़ के 90% का हो गया। यानी कि 2018 में इस कंपनी सिर्फ 50% जो भी सेल थी पेप्सी की उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी भारत में, लेकिन आज के डेट में वो 90% से ऊपर जा चुकी है। तो ये देखिए कुछ कंपनी के जो ब्रांड्स उनकी भी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है जो पेप्सी के जितने भी ब्रांड है, पेप्सी हो गया, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, ये सब कंपनी जो है नींबूज, 7 अप नींबूज मसाला, ये सब कंपनी करती है। और रिसेंटली उन्होंने जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है उसकी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है कंपनी को मार्केट से। उसके बाद अभी रिसेंटली कंपनी ने स्टिंग ब्लू भी लॉन्च किया है जिसकी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हमें देखने को मिलती है टीवी पे। उसके बाद यहाँ पे अगर फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हम उनकी देखें, ट्रॉपिकाना हो गया, स्लाइस हो गया, नींबूज हो गया, ये जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है गैटोरेड, ये काफ़ी अच्छा और पॉपुलर ब्रांड है तो इसको भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट देखें, मैंगो शेक हो गया, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, केसर, बादाम, इलायची। उसके बाद ये देखिए लिप्टन की जो टी है ये भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं पेप्सी के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब ब्रांड कंपनी इनके अंडर ऑपरेट करती है। तो इनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है जैसे जैसे भारत का पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा। तो कंपनी के काफ़ी डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनमें कंपनी ऑपरेट करती है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो उनकी रिलेशनशिप है पेप्सी के साथ, उनमें इन फ्यूचर कंपनी को कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो इन फ्यूचर कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। करंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है लेकिन इन फ्यूचर कंपनी और भी बहुत अच्छा कर सकती है अगर ऐसा होता है तो।
अब उसके बाद हम यहाँ पे भी की रिस्क देखते हैं। कंपनी रिलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एंड एग्रीमेंट विद पेप्सिको, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट और लेस फेवरेबल रिन्यूएबल टर्म्स कुड एडवर्सली इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी की जो सेल्स है वो पेप्सिको पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका नाम यूज करके कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर वो रिलेशनशिप खत्म होता है पेप्सी की वजह से, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि पेप्सी को भी नया बॉटलर ढूंढना पड़ेगा भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है अगर है तो। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट की जो हमने एग्रीमेंट की बोली है वो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन लेस फेवरेबल रिन्यूएबल टर्म्स। अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इन फ्यूचर पेप्सी बोलती है कि मेरे को जो मैं आपको मेरा जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बॉटलिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो उस सिनारियो में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जब आप 90% एक ही आपका बॉटलर सप्लाई कर रहा है, तो उससे आप फिर इतने बुरे टर्म्स पे रिन्यू नहीं कर सकते डील एग्रीमेंट जो भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है कंपनी में। उसके बाद इसमें भी सबसे बड़ा रिस्क वही है कि वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी हाई हैं। कोई भी स्लो डाउन पी को काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो अभी तक हम तीनों जो कंपनीज देखी उनमें वैल्यूएशन का रिस्क तो है ही है। तो इन कंपनीज को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको करेक्शन का वेट कर सकते हैं आप इन कंपनी को खरीद के, या फिर अगर आप खरीद के इनको 10 15 16 साल 20 साल के लिए रख सकते हैं तो आपको वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल 3 साल का है तो आपको वैल्यूएशन, बहुत बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन इन सब कंपनीज में। लेकिन अगर आपका व्यू जैसा मैंने बोला कि लंबा है, तो उसमें फिर हाई वैल्यूएशन का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम इनकी भी थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे। तो हमारा आ गया वरुण बेवरेजेस। तो यहाँ पे हम वरुण बेवरेजेस खोल लेते हैं। 1,41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 70 का पी, तो पी काफ़ी ज़्यादा है। 33% की ग्रोथ ROE है, 27% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी की 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी की आप ग्रोथ देखें 1,800 करोड़, तो 2,100 करोड़, फिर 2,500 करोड़, 3,300 करोड़, 3,800 करोड़, 4,000 करोड़, 5,100 करोड़, 7,100 करोड़। यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन था कोविड की वजह से, 6,400 करोड़, उसके बाद 8,800 करोड़, 13,000 करोड़, अब 15,500 करोड़। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो कंपनी की ग्रोथ है, सॉरी रेवेन्यू है। और इसी तरह इनके मार्जिन देखिए, ये इनमें ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले आउट हुआ है। ये देखिए 13% के जो मार्जिन थे 2012 में, वो बढ़ के 22% हो गए हैं। तो सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो किया है। ये देखिए आप, अगर हम 10 साल की सेल ग्रोथ का CAGR देखें वो 22% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 51% है। उसका रीजन क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें कि कंपनी जब 50% की वो कर रही थी, अपना पेप्सी के प्रोडक्ट सेल कर रही थी, तब उनके मार्जिन यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 19% के आसपास, 18 के 19% के आसपास थे वो, जो कि बढ़ के अब 22% हो गए हैं। और वहीं अगर आप 2012 से कंपेयर करें तो 13% से बढ़ के 22% हो गया, यानी 50% का राइज जो है वो मार्जिन में ही आया कंपनी को। यहाँ से इन फ्यूचर ऑपरेटिंग मार्जिन को एक्सपैंड करना मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन अब उसके लिए हमें कंपनी की जो कॉन कॉल्स है उनको सुनना होगा, कंपनी की जो कमेंट्री है उसको डिटेल में पढ़ना होगा, उससे हमें आइडिया लगेगा। लेकिन ये जो है वो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल मार्जिन हैं जो 20% के रेंज में है। तो मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें आप, 10 साल का 19% है। उसका रीज़न ये है कि मार्जिन पहले कम थे, अब बढ़ गए हैं, तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 25-26% का सस्टेनेबल हो सकता है। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स देखें तो 3,700 करोड़ के जो डेट है कंपनी के ऊपर, उसमें से 1,600 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट है जो कि वर्किंग कैपिटल रिलेटेड उसके लिए लिया होगा। उसके बाद 1,700 समथिंग करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी का। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 521 करोड़ का, यानी कि कंपनी कैपेक्स कर रही है कुछ ना कुछ। और कैश फ्लोज देखें आप, कितने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, एक भी साल आपको नेगेटिव कैश फ्लो का नहीं दिखेगा, और लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल डेज देखें आप, हमने टाइटन में देखा कि काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड थे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 30 के आसपास के वर्किंग कैपिटल, एक महीने का वर्किंग कैपिटल, बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये कि कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और कंपनी के पास काफ़ी हद तक, मतलब जो उनके जो ट्रेड टर्म्स हैं वो इनके फेवर में है सप्लायर्स से, और सॉरी कस्टमर के, अगर हम बात करें तो ट्रेड टर्म्स जो है इनके फेवर में है।
76 डेज का जो है वो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी 76 डेज में कंपनी जो है प्रोडक्ट बेच के कैश जनरेट कर लेती है। तो काफ़ी अच्छे वर्किंग कैपिटल की अगर हम तरफ से देखें और कैश कन्वर्जन साइकिल की तरफ से देखें तो काफ़ी अच्छा साइन इंडिकेशन हमें यहाँ से मिलता है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 66% से कम होकर 63% हो गई है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी इंस्टीट्यूशन ने किसी ने बाई करना हो तो उस वजह से भी कई बार प्रमोटर बेच देते हैं, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी में। तो ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, ये देखिए, तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ 27% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 49% का हुआ है। और 3 साल की ग्रोथ देखें तो 23% की सेल्स ग्रोथ है और 49% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो सेल्स थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है यहाँ से, क्योंकि बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यही आपको केयरफुल रहना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं इनके भी। 70 से ऊपर का पी है, तो यानी कि यहाँ से पी बढ़ने के तो चांस है ही नहीं। तो पी कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर ग्रोथ में स्लो डाउन आता है या मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो। और अगर सेल्स ग्रोथ में स्लो डाउन आएगा तो मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा हाई रहता है। तो अगर सेल कम होगी तो मार्जिन अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है वरुण बेवरेजेस में। तो इसी के साथ हम आ गए अपने चौथे बिजनेस पे, जो कि है पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज जो है ये एक एग्रोकेमिकल प्लेयर है, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1946 से कंपनी ऑपरेशंस में है। उसके बाद कंपनी जो है करंटली कंपनी के पास 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 15 से ज़्यादा मल्टीपर्पज़ प्लांट्स हैं और 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं। यानी कि हो सकता है उनका एक प्लांट मे बी 2 प्लांट उसमें हो गुजरात में, फिर 5 प्लांट महाराष्ट्र में हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इनके प्लांट्स हैं करंटली, जिसकी वजह से जो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क है मैन्युफैक्चरिंग का वो मिटिगेट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो कंपनी इंसेक्टिसाइड्स में, हर्बिसाइड्स में, फंजीसाइड्स में और साथ ही साथ बायोस्टिमुलेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। और अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या अगर आप खुद कोई लाइक एग्रीकल्चर उसमें है फील्ड में, तो आपने इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का नाम हो सकता है सुना भी हो। उसके बाद जो कंपनी के मेजर क्रॉप्स है जिनके लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो अगर राइस में कंपनी इंसेक्ट्स के लिए बनाती है, वीड्स के लिए बनाती है, डिजीजेस के लिए जो अलग अलग हो जाते हैं, फंगस हो गई राइस में, तो उसके लिए कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा अगर आप कॉटन में देखें भी काफ़ी ज़्यादा कॉटन के क्रॉप के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करती है, टोमेटो में करती है, पोटैटो में करती है, चिली में करती है। तो ये सारे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे अगर आप अनियन के लिए देखिए, ब्रिंजल, ग्रेप्स, एप्पल, पोमाग्रेनेट, तो इन सब के लिए काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है कंपनी ऑफर करती है। तो इससे कंपनी की जो एक एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। और इसी के कारण जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी सिक्लिकल है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के जब फाइनेंशियल्स देखेंगे स्क्रीनर पे, तो हमें पता चलेगा कि उसके बावजूद पीआई इंडस्ट्रीज ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रेवेन्यू और अपने अर्निंग्स को बढ़ाया और साथ ही साथ मार्जिन को सस्टेन रखा है, बावजूद एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में होने के। उसका कारण ये भी हो सकता है कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और इसके अलावा हम अगर पीआई इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन देखें, तो सबसे पहले इसका जो वो है डिस्कवरी से शुरू होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। जो भी ये कोई भी अगर केमिकल लेके आते हैं एग्रोकेमिकल, उसके बाद फिर उसको स्केल अप और मैन्युफैक्चरिंग में जाना होता है, फिर ट्रायल्स में जाना होता है। उसके बाद जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाते हैं उस प्रोडक्ट को, उसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसमें कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा रखनी होती है कंपनी को, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होती है जो भी प्रोडक्ट की, और उसके लिए कंपनी हाईली फोकस्ड है क्वालिटी मेंटेन करने में अपने प्लांट्स में। और साथ ही साथ कंपनी ऑटोमेशन कर रही है, जिसकी वजह से जो उनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी और एग्जीक्यूशन है वो बढ़ जाए। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि फार्म्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्ट लाइक इनडायरेक्टली हमारे द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो इसलिए इनको अपने जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो रेगुलेटरी इशू भी हैं इस बिजनेस में। उसके बाद अगर हम कंपनी का जोग्राफिक प्रेजेंस देखें, तो भारत से लगभग 1240 करोड़ की सेल करती है कंपनी भारत में। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेल करती है, जो कि है 2722 करोड़ की सेल जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आती है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में काफ़ी कम है, यूरोप में लगभग 603 करोड़ की सेल है। और अगर भारत के अलावा हम एशिया में देखें, तो एशिया में अपना अदर देन इंडिया
1417 करोड़ की सेल एशिया में भी करती है, यानी कि मे बी चाइना, वियतनाम, इन सब में भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है। उसके बाद कंपनी ने अभी रिसेंटली न्यू रिसर्च सेंटर खोला है हैदराबाद में। कंपनी के 15 ऑटोमेटेड मल्टीपर्पज प्लांट्स हैं, जिसकी हमने बात की। 30% ग्रोथ कंपनी के एक्सपोर्ट से आ रही है। और कंपनी करंटली 6 कॉन्टिनेंट्स, 30+ कंट्रीज और 4 ग्लोबल ऑफिस है कंपनी के एट प्रेजेंट। और यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा रिटेल पॉइंट्स हैं, रिटेलर्स हैं कंपनी के पास, जिनके थ्रू कंपनी अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 2019 से लेकर 2023 तक कंपनी ने 23% का CAGR दिया है सेल्स में, यानी कि लगभग हर 3 सवा 3 साल में सेल डबल कर रही है कंपनी 2019 से अगर हम बात करें तो करंट जो सेल है कंपनी की वो 6,492 करोड़ है। ये मिलियंस में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको करोड़ में करें तो 6,492 करोड़ की सेल है FY23 की। उसके बाद जो प्रॉफिट्स है उसका CAGR आप देखें वो सेल से भी ज़्यादा, यानी कि फिर यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हर एक एडिशनल जो सेल है उसके साथ बढ़ता नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है, तो इसलिए कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलता है। तो इनका जो करंट प्रॉफिट है वो 1230 करोड़ के आसपास है। और नेटवर्थ कंपनी की, यानी बुक वैल्यू लगा लें आप, जो मर्जी लगा लें, तो उसकी ग्रोथ देखिए आप 33% के आसपास आई है। और 7,198 करोड़ की जो नेटवर्थ है कंपनी के एट प्रेजेंट है। और 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखते हैं इनका स्क्रीनर पे जाके। और 40% का जो CAGR है इनका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में है। तो 1501 करोड़ का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 28% का CAGR इन्होंने EBITDA में किया है। तो ये देखिए आप, जितनी सेल बढ़ी उससे ज़्यादा इनका EBITDA बढ़ा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, उससे ज़्यादा तेज़ी से इनका पैट बढ़ा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसे कहते हैं, जब सेल से ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेल से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ सस्टेनेबल जो गोल्स हैं कंपनी के वो देख सकते हैं कि कंपनी ने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया, कंपनी ने सोशल जो सोसाइटी है उसके लिए क्या किया। तो ये सब जितने भी कंपनी ने कहीं ट्रीज लगाए होंगे, कहीं जैसे टैप कोई बनवाया होगा, कहीं नल नल लगवाया होगा, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन भी कंपनी यहाँ पे देती है। अब इसके अलावा कंपनी के जो की रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि कंपनी जो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, तो सिक्लिकल इंडस्ट्री में हमेशा ये रिस्क रहता है कि डिमांड कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी प्राइस पे काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक की रिस्क है। लेकिन क्योंकि PI इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल में है, तो उसके साथ साथ कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को कैटर करती है, तो ये रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है कंपनी के पास। उसके बाद कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो उसके लिए कंपनी एक्सपोर्ट पे फॉरेन से जो इम्पोर्ट्स आते हैं उन पे डिपेंडेंट है, तो उसमें वो भी एक की रिस्क है कंपनी के लिए। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल है, क्योंकि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री में है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ कंपनी, इसका वैल्यूएशन आज के डेट में थोड़ा रीजनेबल है। अब इसके भी हम स्क्रीनर पे इसकी डिटेल देखते हैं कि कंपनी PI इंडस्ट्रीज की इनके क्या फाइनेंशियल्स हैं। तो करंटली कंपनी की 57,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 38.7 के PE पे कंपनी ट्रेड कर रही है एट द मोमेंट। 18.5% का ROE है इस साल का। उसका रीज़न ये है कि इनकी शायद सेल इस साल डिप्रेस हुई है। अब उसकी भी हम देखें और इनका PE देखें, एवरेज PE जो है, मीडियन PE वो लगभग 47 का है, और करंटली कंपनी 38 के PE पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन तो थोड़ा रीजनेबल है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंपनीज जो हमने देखी हैं अभी तक इस एनालिसिस में। तो उनकी सेल ग्रोथ देखें आप, 879 करोड़ से बढ़ के 7,200 करोड़ के ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे हो चुकी है। अब उसके बाद अगर इनका प्रॉफिट देखें वो 100 करोड़ के आसपास से बढ़ के 1500 करोड़ का हो गया। तो 15 गुना का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग लगभग 8 से 9 गुना को हुआ है। तो ये इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। उसका रीज़न देखिए आप, ऑपरेटिंग मार्जिन 17% से बढ़ के 25% हो गए हैं। तो ये पीक मार्जिन वाला सिनारियो भी यहाँ पे प्ले आउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2017 में भी 24% के मार्जिन हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए 22%, 20%, 21%। तो इनका जो सस्टेनेबल मार्जिन है वो अराउंड 20% के आसपास आप ले सकते हैं, 19 से 20%। तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो हो सकता है वो थोड़े करेक्ट हो जाएं। लेकिन क्योंकि कंपनी लगातार हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, तो उस वजह से हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा और एक्सपेंड भी कर जाएं।
तो 10 साल का अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 20% का है, 5 साल का 18% है, 3 साल का 17% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। उसके बाद डेट देखिए, डेट कंपनी के पास है ही नहीं, 180 करोड़ का डेट है। उसके मेरे ख्याल से कंपैरिजन उनके पास कैश भी होगा कुछ, हाँ 1800 करोड़ का कैश और 180 करोड़ का डेट है, यानी कि कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देखें तो इसमें भी देखिए कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं कंपनी के। और अगर हम उनके वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो बावजूद एक एग्रो केमिकल इंडस्ट्री में होने के कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो अराउंड 70-80 की रेंज में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम होने का एक और कारण क्या है कि कंपनी की बैलेंस शीट पे कैश बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बैलेंस शीट पे कैश क्यों है उसका आपको कारण जानने के लिए मैनेजमेंट की कौन कॉल सुननी होगी, उनकी एनुअल जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा अब पिछले 3-4 सालों में जो मैनेजमेंट की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी थोड़ी कम हुई है कंपनी में, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है वैल्यूएशन वाइज भी और इन फ्यूचर ग्रोथ वाइज भी। ये देखिए आप पास्ट में कंपनी ने 232 रुपये से बढ़ के कंपनी का शेयर आज 4000 के लगभग 3800 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 15-16 गुना का रिटर्न है 2014 से 2013 से। पिछले 10 साल में अगर 14-15 गुना का रिटर्न अपने इस कंपनी ने जनरेट किया है। तो स्टॉक प्राइस सी हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का। तो पिछले 10 सालों में 33% का सी दिया है, पिछले 5 सालों में 36% का, और पिछले 3 सालों में क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था उस वजह से थोड़ा सा रिटर्न जो है वो कम मिला है, लेकिन कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो इस वैल्यूएशन पे आप इसे देख सकते हैं, आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना, वो आपकी कॉल है उसके बाद, लेकिन ये कंपनी ओवरऑल अच्छी लग रही है। तो अब हम बात करते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पांचवें और आखिरी बिजनेस की आज की, जो कि अब चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोलामंडलम फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी है जो कि व्हीकल रिलेटेड फाइनेंस करती है, और ये साउथ इंडिया का जो मुरुगप्पा ग्रुप है उसके अंडर ऑपरेट करती है। तो मुरुगप्पा ग्रुप जैसे हम ले लें ये भारत में टाटा ग्रुप है, उसी तरह मुरुगप्पा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा ग्रुप है जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, और उनमें से एक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 1978 से ऑपरेट कर रही है कंपनी। और अब हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या क्या है। कंपनी का ये देखिए, करंटली कंपनी हैज ग्रोइंग क्लाइंट फॉर ओवर 20 company has a growing client of over 25 lakh happy customer across the nation. Since its inception and all through its growth, Chola has kept a clear sight of its value. The basic tenets of these values is strict adherence to ethics and a responsibility to all those who comes within its corporate ambient, customer, shareholder, employees and society. तो ये ग्रुप का मेन मोटिव जो है वो ये है कि अपने कस्टमर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी की अच्छे से देखभाल करना, जो कि लगभग हर एक अच्छी कंपनी का यही मोटिव होता है। उसके बाद अगर हम देखें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो है कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पैसेंजर व्हीकल लोन्स, 2 व्हीलर्स लोन, 3 व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन्स, एसएमई लोन्स। तो इनका बिजनेस मॉडल कुछ कुछ जो सेगमेंट्स को ये सर्व करते हैं वो थोड़े अलग है बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ काफ़ी सिमिलर है, जैसे एसएमई लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद होम लोन जो कि बजाज फाइनेंस अभी जा रहा है, उसके बाद ये यूज्ड जो व्हीकल है उनके लिए भी लोन देते हैं उनको भी। अब उसके बाद अगर हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखें तो पिछले 2019 से लेके 2022 तक थोड़ी फ्लैटिश ग्रोथ थी, लेकिन 2023 में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। तो इसको हम एक सेकुलर ग्रोथ नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो करती ही करती है। डिसबर्समेंट के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ ये मैं। उसके बाद अगर हम इनका डिसबर्समेंट ग्रोथ, उसके बाद अगर हम इनका कंपनी का देखते हैं कि लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस जो है कंपनी के जो एनपीएज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2020 से 21 में थोड़ा बढ़े थे, उसका रीज़न कोविड था कि लोगों के पास उस टाइम काम नहीं था, पैसा नहीं था पे करने के लिए, तो उस टाइम इनका थोड़ा सा एनपीएस बढ़े थे, लेकिन ये फिर दोबारा से अंडर कंट्रोल आ गए हैं, जो कि अंडर 1% है, जो कि सिमिलर टू बजाज फाइनेंस है। तो कंपनी इस मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी ने तरीके से मेंटेन किया अपने एनपीएस को। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि बिजनेस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका उसका ग्रोथ देखें अगर हम 2019 से लेकर 2023 तक, तो ये डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जो कि लगभग 22% का CAGR है।
उसके बाद अगर हम कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार ग्रो कर रहा है और पिछले 4-5 साल में इसने 18% का CAGR दिया है। नेटवर्थ भी कंपनी की लगातार ग्रो कर रही है। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट देखें आप, ये बजाज फाइनेंस का 5% से ऊपर था, लेकिन इनका थोड़ा सा कम है उसके कंपैरिजन में, लेकिन ये चलता है, इट्स ओके, इट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3.8 कुछ भी 2.5-3% से ऊपर बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन टोटल एसेट होता है। उसके बाद कंपनी के ये देखिए किस किस ज्योग्राफी में कंपनी प्रेजेंट है। ये देखिए ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखें तो हर एक जगह कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि कहाँ पे कितनी कितनी ब्रांचेज हैं। टोटल जो कंपनी की है लगभग 1200 के आसपास ब्रांचेज हैं, 1191, 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में। 80% लोकेशंस आर टियर 2, आर इन टियर 3, टियर 4, टियर 5 एंड टियर 6 टाउन्स। तो टियर 1 और टियर 2 में कंपनी इतना ज़्यादा केटर नहीं करती, क्योंकि कंपनी कमर्शियल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स टाइप के लोन करती है, तो इसलिए वो टियर 3 से बाद वाले जो भी टाउन्स हैं उनमें ऑपरेट करती है। 80% जो लोकेशन है कंपनी की वहीं पे हैं। तो उसके बाद अगर हम कंपनी का की रिस्क देखें तो जैसा कि बजाज फाइनेंस में तो हमने देखा कि जो लैंडिंग बिजनेस है उसमें जो NPS का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो व्हीकल फाइनेंस के लोन में है। तो व्हीकल जो ऑटो इंडस्ट्री है वो अपने आप में एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो अगर डिमांड व्हीकल की कम होती है इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से, तो कंपनी डायरेक्टली इम्पैक्टेड होगी। उसके साथ साथ इसमें भी वैल्यूएशन का ही प्रॉब्लम है। 6.5 टाइम से ऊपर बुक पे कंपनी आज के डेट में मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंपनी है, तो इसलिए ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आपका होल्डिंग पीरियड लंबा है तो आप इस वैल्यूएशन को इग्नोर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दोबारा से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपने इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो अगर इतने वैल्यूएशन पे कोई भी कंपनी ट्रेड करती है तो उसकी अगर ग्रोथ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है तो मार्केट उसे काफ़ी बुरे तरीके से उस पर रिएक्ट करता है। तो इसलिए ये जो डी रेटिंग का सिस्टम सीन है इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एक बार जाके स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे अगर हम चोला की बात करें तो करंटली 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो सस्ता है, बजाज का भी लगभग 35-38 इसके आसपास ही है। ROE 20% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROCE को हमको देखना नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, तो इसमें हमको ROCE नहीं देखना है। इसमें हमको ROE और ROA देखना है, जो कि बजाज में भी सेम देखना है। उसके बाद अगर हम कंपनी के देखें तो ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए आप, कंपनी ग्रो कर रही है। ये पिछले यहाँ पे कुछ म्यूटेड क्वार्टर्स थे कोविड की वजह से, लेकिन जैसे कोविड का तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ है, देखिए फिर 2500, 2600, 2700, 3000 करोड़, 3300 करोड़, 3700 करोड़, 4000 करोड़, 4600 करोड़। और इसी तरह इनका प्रॉफिट भी रिसेंट में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रॉफिट जो कंपनी की सेल्स है वो 2012 में 1700 कुछ करोड़ की थी, जो कि आज बढ़ के 15,800 करोड़ की हो गई है। तो लगभग लगभग नौ गुना के आसपास का रिटर्न है, ये सेल्स में 9 गुना हो गई है सेल। और जो प्रॉफिट्स हैं वो 170 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ तक पहुंच गए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लगभग लगभग 18 टाइम्स के आसपास ग्रोथ है प्रॉफिट्स में, और 9 टाइम्स ग्रोथ है सेल्स में। तो इसमें भी ऑपरेटिंग लेवरेज का जो सीन है वो इसमें भी है कि जितनी तेजी से सेल ग्रो की, सेल पिछले 10 साल में 17% के CAGR से ग्रो की, वहीं प्रॉफिट्स 24% के CAGR से ग्रो किए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप, अगर फाइनेंस में आपको किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से ऊपर मिलता है NBFC फाइनेंशियल सेक्टर में, तो वो बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो कंपनी के अगर हम देखें कि इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ये देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है NBFC सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जितने भी होते हैं उनमें सब में नेगेटिव ही मिलेगा आपको। और साथ ही साथ लोन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वही पैसा है। तो अगर ये लोन नहीं लेंगे, अगर इनके पास पैसा नहीं होगा, तो ये आगे लोन दे नहीं पाएंगे। अगर लोन दे नहीं पाएंगे तो सेल्स ग्रो नहीं होगा, सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा, और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा तो शेयर प्राइस ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इनको लोन लेके ऑपरेट तो करना ही पड़ता है। तो कोई भी NBFC की आपको ये देखना है कि कंपनी किस तरह से अपने ग्रॉस NPAs और नेट NPAs को मैनेज कर रही है, ना कि ये देखना है कि कंपनी का डेट कितना है, क्योंकि डेट तो उस पर रहेगा ही रहेगा। तो ये थे हमारे 5 बिजनेसेस। अब हम बात करते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या रही हमारी इन सब बिजनेसेस से।
all businesses have done very well in the past and all of these stocks are well discovered names. तो सबको पता है कि ये बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। तो ऐसे बिजनेसेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वैल्यूएशंस का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वैल्यूएशन एक्सपेंशन इनमें से किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। पीआई इंडस्ट्रीज में शायद थोड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है अगर आप देखें, लेकिन क्वालिटी अच्छी है कंपनी की तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सो अर्निंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न फ्रॉम दीज स्टॉक्स एट प्रेजेंट वैल्यूएशन सीम्स हार्ड। तो वही हम बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशंस महंगी हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न यहाँ से मिलने का चांस बहुत ही कम है। उसके बाद ऑल स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम्स सो दे हैड टू शो ग्रोथ टू सस्टेन सच वैल्यूएशन। इसकी भी हमने बात की कि सभी स्टॉक्स जो हैं वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ अगर दिखाएंगे तो ही इन वैल्यूज को सस्टेन कर सकेंगे। अगर उनमें ग्रोथ में कोई भी हिकअप आता है किसी भी कारण से, इकोनॉमी स्लो डाउन कोई भी कारण से, तो उनको उनके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी जल्दी से डीरेट हो सकता है। अब इसके बाद देखिए कंसीडरिंग द अपॉर्चुनिटी दीज कंपनी माइट बी एबल टू ग्रो देयर अर्निंग्स एट 12 to 14% फॉर कमिंग फ्यू ईयर्स। तो इन कंपनी में बावजूद इसके कि ये काफ़ी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर चुकी हैं, उसके बाद काफ़ी बड़े वैल्यूएशन बेस पे बैठी हैं और काफ़ी बड़े बेस पे बैठी हैं अर्निंग्स और सेल्स के, तो वहाँ से भी ये कंपनी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ इन फ्यूचर ये 12 से 15% का अर्निंग ग्रोथ दिखा देंगी अर्निंग पर शेयर। अब शेयर प्राइस उतनी ग्रो करेगा कि नहीं करेगा वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगी हैं। उसका आइडिया आपको खुद लगाना है कि क्या इस वैल्यूएशन से मेरा शेयर प्राइस भी इतना ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्निंग्स इतने रेट से ग्रो करेंगी और सस्टेनेबली करेंगी, क्योंकि इनका जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी लंबा है, तो अगर आप कोई भी शेयर लेके लंबे समय के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि आपका शेयर प्राइस का रिटर्न भी अच्छा हो जाए। और एट द एंड में एक और बात कहूँगा कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। हम किसी भी स्टॉक को बाय या किसी भी स्टॉक को सेल करने को आपको नहीं बोल रहे। हमने आपको इन स्टॉक्स के की रिस्क के बारे में बताया और साथ ही साथ ये बताया कि क्या रीजंस है कि इन फ्यूचर कंपनी ग्रो कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपको खुद आइडिया लगाना है इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ के फाइनेंशियल्स को देख के कि इनमें से कौन सी कंपनी लंबे समय के लिए अच्छा करेगी और कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी। तो ये देखिए फिर से हम एक बार देख ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन वीडियो, दिस इज़ वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज, और आप जाके इन बिजनेसेस को पढ़ेंगे उससे आपको आइडिया लगेगा कि छोटी कंपनीज को भी हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से उन्हें देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है और कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन फ्यूचर आपको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।